नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेंटेंस। अब अगला टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, एक वाक्य के तत्व। वाक्य के तत्व। आगे एक टॉपिक आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स होता है बड़ा और एलिमेंट होता है छोटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने जनरली बहुत पढ़े भी हैं, आप लोगों में से वो सुना भी होगा, लेकिन ये एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस बहुत कम सुनने को मिलता है, बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तक कोई भी विद्यार्थी इन एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानेगा तो वाक्य को सही ढंग से बना नहीं पाएगा, उसके एलिमेंट्स को समझ भी नहीं पाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक वाक्य के तत्व क्या क्या होते हैं। वाक्य के संरचना हमने पढ़ी थी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड अदर्स। ये एक वाक्य के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये तो नाम हुए। सब्जेक्ट कहते किसे हैं, होते कितने हैं। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, कितनी होती हैं, कहाँ इनका कैसे प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब किसे कहेंगे, कितने प्रकार की होती है। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहेंगे। इसी तरह से अदर्स। यहाँ इन सभी एलिमेंट्स को हम विस्तार से जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले चीज़ है आपके सामने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अंग्रेजी में इसका अन्य नाम है डूअर। अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द जो हैं उन पर लैटिन भाषा का प्रभाव है, लैटिन एंड ग्रीक। तो मूल अंग्रेजी में इसका जो अन्य नाम है वो है डूअर। डूअर मीन्स होता है कर्ता। हिंदी में कहते हैं इसको कर्ता। परिभाषा देखें, परिभाषा होगी वह नाउन या प्रोनाउन, जो किसी वाक्य में दिए हुए कार्य को संपादित करे, वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता जो कार्य को करता है, संपन्न करता है, वह नाउन या प्रोनाउन जो किसी वाक्य में दिए हुए कार्य को संपादित करे। तो सब्जेक्ट हुआ क्या, या तो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इनको पढ़ते हैं। लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर अब हम ये जान गए हैं कि इस सब्जेक्ट के स्थान पे जब भी कोई आएगा तो या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो ये सब्जेक्ट जो है दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। नंबर 1 सिंगुलर नंबर
सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता, मतलब ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध होता हो, एक व्यक्ति का बोध होता हो, वो कहलाता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध होता हो वो कहलाएगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो देखिए नाउन तो कोई अकेला नाम, जैसे राम, जैसे सीता, कोई भी एक नाम जो होगा वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा। कोई भी एक नाम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है। और ही, सी, इट, ये कैपिटल में ही लिख लें, ही, सी, इट, ये जो होते हैं ये होंगे एक वचन सब्जेक्ट के प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिनसे किसी एक व्यक्ति का बोध होता है ये हुए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। प्रोनाउन में ही, सी, इट और नाउन में कोई भी अकेला नाम जो हो वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहलाता है। परिभाषा मैंने बताई, ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध होता हो वो कहलाता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। अब आप जान गए कि इस स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। यदि एक ही नाउन आता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इनमें से कोई प्रोनाउन आता है तो वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा। दूसरा सब्जेक्ट होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता। नंबर 2 प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। अब उसका ठीक अगेंस्ट है, विपरीत है, यानी उससे एक का बोध होता था, इससे एक से अधिक। अंग्रेजी में जहाँ भी एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वो बहुवचन में आता है। एक का बोध होता है एक वचन और एक से अधिक संख्या का बोध हुआ बहुवचन। तो कहने का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि वे नाउन या प्रोनाउन जिनसे किसी एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो वे कहलाते हैं बहुवचन कर्ता। वे कहलाएंगे बहुवचन कर्ता, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। कौन कौन से? एक से ज़्यादा नाम, जिस तरह से नाम जुड़े हुए, कंजक्शन आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, कंजक्शन में आएंगे ये। तो जैसे राम एंड श्याम, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सीता, गीता, अनीता एंड सुनीता। एक से ज़्यादा जितने भी नाम होंगे वो भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में ही आएंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में ही आएंगे। जिनसे एक से अधिक नाउन का बोध होता हो वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, और एक से अधिक प्रोनाउन का बोध होता हो वे भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। वे कौन कौन से होते हैं? लिखिए, आई, वी, यू, दे, ये सब के सब होते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में हमने सबसे पहला टॉपिक जाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, किसी वाक्य में दिए हुए कार्य को संपादित करने वाला नाउन या प्रोनाउन। मतलब इस सब्जेक्ट के स्थान पे जब भी कोई आएगा तो या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। अब नाउन आता है और एक ही नाउन होता है तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, नाउन आता है और एक से ज़्यादा नाउन होते हैं तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट,
प्रोनाउन ही, सी और इट, ये 3 सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के प्रोनाउन होते हैं। और आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के प्रोनाउन। तो ये पहला हमारा एलिमेंट हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स डूअर या कर्ता। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होगा हेल्पिंग वर्ब। अब इस बात से क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या क्या आ सकते हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि वाक्य पढ़ा तो वाक्य में अब सब्जेक्ट हमने लिखा था, तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ सकते हैं ये आप जान गए। या तो कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन। नाउन आएगा और वो एक होगा तो एक वचन, एक से अधिक होगा तो बहुवचन। प्रोनाउन आएगा ही, सी, इट आएगा तो सिंगुलर एक वचन, और आई, वी, यू, दे होगा तो बहुवचन। दूसरा अपना है हेल्पिंग वर्ब, जिसका जो नाम होता है वो ही उसका विस्तार होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। नाम में उसका गुण और कार्य छुपे होते हैं। यदि नाम को हम सही तरीके से समझ लिए तो आधा उसका समझ में हमें आ ही जाता है। पहला है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। किसे कहेंगे सहायक क्रिया? देखें, जो टेंस के अनुसार अर्थ निर्मित करने में मुख्य क्रिया की सहायता करें। ऐसे शब्द जो टेंस के अनुसार अर्थ निर्मित करने में मुख्य क्रिया की सहायता करें, उन शब्दों को कहा जाता है सहायक क्रिया। तो परिभाषा लिखें, वे शब्द जो टेंस के अनुसार अर्थ निर्मित करने में मुख्य क्रिया की सहायता करें, उन्हें क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायता करने वाले शब्द जो मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं? टेंस के अनुसार अर्थ निर्मित करने में, उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। ये संख्या में 24 होते हैं। ये संख्या में 24 होते हैं। पूरी अंग्रेजी में जो हमारी सहायक क्रियाएं हैं उनकी संख्या है 24 सहायक क्रियाएं हमारी अंग्रेजी में हमारे सामने हैं। संख्या में 24 होते हैं, 24 होते हैं। और इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और नंबर 2 सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब 2 भागों में बांटा गया है। संख्या इनकी 24 है। और पहला भाग है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा भाग है सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। ये 2 भाग हैं इनके। अब देखते हैं सबसे पहला भाग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब।
नंबर 1 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राथमिक सहायक क्रियाएं। देखिए इनकी परिभाषा होगी, ये प्रत्येक टेंस के अनुसार अलग अलग होती हैं प्रत्येक टेंस के अनुसार अलग अलग होती हैं। इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या 11 है, होती है नहीं, 11 है। कुल 24 सहायक क्रियाओं में से 11 सहायक क्रियाएं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं। इनकी संख्या 11 है, प्रत्येक टेंस के अनुसार अलग अलग होती हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बी हेल्पिंग वर्ब। ये होती है, इनका विस्तार देखें, इज, एम, आर, वाज और वाज एंड वर। ये हुई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की पहली। दूसरी होती है डू हेल्पिंग वर्ब। ये होती हैं डू, डज और डिड। तीसरी होती है हैव हेल्पिंग वर्ब। ये होती हैं हैज, हैव, ऐसे लिखें, हैव, हैज, हैड। ये हुई कुल 11 सहायक क्रियाएं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। संख्या होती है इनकी 11 और ये प्रत्येक टेंस के अनुसार अलग अलग होती हैं। 3 भागों में इन्हें बांटा गया है, बी, डू एंड हैव। बी में 5 होती है, इज, एम, आर, वाज, वर। डू में 3 होती है, डू, डज और डिड। हैव में भी 3 होती है, हैव, हैज और हैड। ये कुल मिला के 11 सहायक क्रियाएं जो प्रत्येक टेंस के अनुसार अलग अलग होती हैं। टेंसों में इन्हीं का हम विस्तार पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ी सी इनकी सूक्ष्म एक जानकारी और दे देता हूँ। जहाँ भी बी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम और आर, वाज एंड वर, वहाँ पर हमेशा आप टेंसों में देखेंगे मुख्य क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग यहाँ पर होगा। डू, डज और डिड जहाँ भी टेंसों में आएंगे वहाँ हमेशा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और हैज, हैव और हैड जहाँ भी आएंगे वहाँ हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यही पूरे टेंस हैं। सारे टेंसों में इसी प्रकार की हमें सहायक क्रिया और क्रियाओं का अध्ययन करना है। तो ये हुई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब दूसरी है सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2 सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। ये टेंस के अनुसार होती हैं। सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स टेंस के अनुसार नहीं होती हैं। सेकेंडरी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें मॉडल्स भी कहा जाता है। और मॉडल्स संख्या में 11 इधर आ गए तो अपने आप स्वाभाविक है, 24 में से 11 आ गए तो वो बच गए 13। मॉडल्स की संख्या है 13। टेंस के अनुसार प्रयोग में उनको नहीं लाया जाता है। देखिए नंबर 2 सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, इनका अन्य नाम है मॉडल्स।
इनका प्रयोग टेंसों के अनुसार नहीं होता है। इनका प्रयोग टेंसेस के अनुसार नहीं होता है, नहीं होता है। टेंसेस के अनुसार नहीं होता है। अब आप लोगों में से कुछ जो जानते हैं वो देखेंगे कि कैन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आता है, जबकि कुड जो है वो पास्ट टेंस में आता है। आप सोचेंगे गुरुजी कह रहे हैं कि इसका प्रयोग टेंस के अनुसार नहीं होता है, जबकि इसका तो हो रहा है। नहीं, देखिए, टेंस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है क्रिया के अनुसार, वो समय के अनुसार क्रिया की सही फॉर्म का प्रयोग करना। और ये जितने भी मॉडल्स हैं इनके साथ हमेशा केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए इनका प्रयोग कभी भी टेंसों के अनुसार नहीं होता है। हमेशा मूल रूप क्रिया का इनके साथ प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। मॉडल का विस्तार और देख लें। वैसे मॉडल को भी हमें आगे चल कर के पढ़ना है पूरे टॉपिक को ही, लेकिन यहाँ परिचय हम जरूर जानें, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो मॉडल जो शब्द है इस मॉडल्स के बारे में हम जान लें। मॉडल शब्द अंग्रेजी के मूड नामक शब्द से बना है। मूड नामक शब्द से बना है, बना है। मॉडल अंग्रेजी के मूड नामक शब्द से बना है और इस मूड का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका शाब्दिक अर्थ या जिसका अर्थ स्वभाव, कहते हैं ना इसका तो मूड खराब है। मूड मीन स्वभाव, प्रकृति, विधि, ढंग या तरीका, ये इसके शाब्दिक अर्थ हैं मूड के, मॉडल के। मूड एंड मॉडल, मूड शब्द से बना है, मूड के ये सब अर्थ हैं, तो मॉडल के भी यही सब अर्थ होंगे। अर्थात मॉडल्स वे सहायक क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उसके कर्ता का स्वभाव या प्रकृति या अथवा कार्य के घटित होने का तरीका या विधि को बताते हैं। वो क्या कहलाएंगे? मॉडल्स कहलाते हैं। अर्थात मॉडल्स वे सहायक क्रियाएं हैं जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उसके कर्ता सब्जेक्ट के स्वभाव या प्रकृति को बताएं या फिर कार्य के या उस क्रिया के घटित होने का तरीका या विधि को बताएं। वे सब कहलाती हैं मॉडल सहायक क्रियाएं और ये संख्या में होती हैं 13। ये संख्या में 13 होती हैं। मॉडल्स की संख्या होती है 13। देखिए कौन कौन सी।
ये संख्या में 13 होती हैं, ये संख्या में 13 होती हैं। कौन कौन सी? शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, यूज्ड टू, ought to, must, used to, ought to, must, dare और need। ये हो गई कुल 13। इनकी खास बात ये है कि इनके तुरंत बाद हमेशा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, अन्य किसी का नहीं। अन्य किसी का प्रयोग नहीं किया जाता। न फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, न ईएस, न आईएनजी, न सेकंड फॉर्म और न ही थर्ड फॉर्म। इसीलिए कहा जाता है कि इनका प्रयोग टेंसों के अनुसार नहीं किया जाता। केवल और केवल इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अर्थ वगैरह सब इनके अनुसार निकलता है। ये दो चीज़ें बताती है, कर्ता के स्वभाव या प्रकृति को, या कार्य के घटित होने के तरीके या विधि को। ये कहलाएंगी मॉडल्स। तो सहायक क्रियाएं दो प्रकार की हुई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये हमेशा मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। कैसे सहायता करती हैं? टेंस के अनुसार अर्थ निर्मित करने में सहायता करती हैं। दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक दूसरी सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 11 होती हैं, बी, डू एंड हैव। और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो 13 होती हैं, जो आपके सामने लिखी हुई है। इस प्रकार से दूसरा टॉपिक पूरा हुआ, हेल्पिंग वर्ब। अब है मैन वर्ब। अगला है मैन वर्ब, मुख्य क्रिया। मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। क्रिया मतलब कार्य का घटित होना। कार्य का घटित होना वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। इसको मिटा दिया जाता है। कार्य का घटित होना ही क्रिया कहलाता है। उसको वर्ब कह दो या मैन वर्ब कह दो, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। कार्य का घटित होना ही क्रिया कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य के घटित होने का बोध होता हो, कार्य घटित होना प्रतीत होता हो, उन सभी शब्दों को हम कहते हैं मैन वर्ब या मुख्य क्रिया। और किसी भी वाक्य का निर्माण करने के लिए, सेंटेंस की हम बात करें तो वाक्य का निर्माण करने के लिए उसमें एक सब्जेक्ट और एक मैन वर्ब का होना अति आवश्यक है, अन्यथा फिर वो वाक्य नहीं होगा। वो चाहे क्लॉज हो सकता है, चाहे फिर वो फ्रेज हो सकता है, लेकिन वो सेंटेंस नहीं होगा। एक सेंटेंस का निर्माण करने के लिए हमें एक मैन वर्ब और एक सब्जेक्ट की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। तो ये मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जिन शब्दों से कार्य का घटित होने का बोध होता हो, उन सभी शब्दों को मुख्य क्रिया कहा जाता है या क्रिया कहा जाता है। जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, हंसना, आना, जाना, रोना, ये सभी शब्द क्रिया को प्रतीत करते हैं, प्रकट करते हैं, बताते हैं। अब ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 फाइनिट वर्ब। फाइनिट वर्ब
और नंबर 2 नॉन फाइनिट वर्ब, जिसको हम आगे लिखेंगे, पहले इसी की परिभाषा लिखेंगे। फाइनिट वर्ब, फाइनिट मीन्स होता है नियत, अनुशासित, अनुशासित या निर्धारित या निश्चित, निर्धारित या निश्चित क्रिया। वे क्रियाएं, परिभाषा इसकी होगी, वे क्रियाएं जो अपने वाक्य के, जो अपने वाक्य के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर व टेंस के अनुसार परिवर्तित हो जाएं, बदल जाएं, उसके अनुशासन का पालन करें, जैसा वो हो वैसे ही हो जाएं, परिवर्तित हो जाएं, तो उन्हें कहा जाता है फाइनिट वर्ब। वे क्रियाएं जो अपने वाक्य के सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर या वाक्य के टेंस के अनुसार परिवर्तित हो जाएं, बदल जाएं, उन सभी क्रियाओं को फाइनिट वर्ब, निश्चित क्रिया या निर्धारित क्रिया कहा जाता है। अब अंग्रेजी में जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब की सब फाइनिट वर्ब हैं, सब की सब फाइनिट वर्ब है। नॉन फाइनिट वर्ब होती नहीं है। इन्हीं वर्ब को जब आवश्यकता होती है तो नॉन फाइनिट रूप दिया जाता है, जिसको हम अगले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फाइनिट वर्ब कैसे बदल जाती है। आप एक आध एग्जाम्पल देखें, जैसे देखो, ही प्लेज, अगर इसी वर्ब को लिखा जाए आई, तो केवल प्ले। देखिए इसमें और इसमें अंतर है, इसमें एस लग रहा है, इसमें एस नहीं लग रहा है। सब्जेक्ट बदला, वर्ब बदल गई। सब्जेक्ट के साथ ही पर्सन और नंबर दोनों बदल जाते हैं, इनके साथ वर्ब बदल गई। अगर टेंस बदला तो ही इज प्लेइंग, देखिए यहाँ प्लेज थी, यहाँ प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, अब यहाँ दोनों बातें स्पष्ट हो रही है। यहाँ वर्ब नहीं बदली लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदल करके इसकी सहायता कर दी। यही तो हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा में, जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है टेंस के अनुसार अर्थ बदलने में, तो वो कहलाती है हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और वाक्य के टेंस के अनुसार बदल जाती हैं, उन सभी क्रियाओं को फाइनिट वर्ब कहा जाता है। और अंग्रेजी की जितनी वर्ब हैं सबकी सब फाइनिट वर्ब हैं, ऑटोमेटिकली कोई वर्ब नॉन फाइनिट वर्ब नहीं है। नॉन फाइनिट हम हमारे नियमों का पालन करने के लिए, ग्रामर के नियमों का पालन करने के लिए इन्हीं क्रियाओं को नॉन फाइनिट रूप देते हैं। और मैंने बताया कि एक वाक्य में एक मुख्य क्रिया का होना अति आवश्यक है। यदि वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं है और एक सब्जेक्ट नहीं है तो वो पूर्ण वाक्य नहीं है। वाक्य बनाने के लिए मिनिमम एक सब्जेक्ट और एक मुख्य क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आप देख रहे हैं। इसी तरह से इन जो क्रियाएं हैं फाइनिट वर्ब, इनको 4 भागों में बांटा गया है। फाइनिट वर्ब को 4 भागों में बांटा गया है, या कह सकते हैं कि फाइनिट वर्ब के 4 रूप होते हैं। फाइनिट वर्ब के 4 रूप होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट फॉर्म, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। नंबर 2 पास्ट फॉर्म, जिसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं साधारण भाषा में। तीसरी पास्ट पार्टिसिपल, जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा जाता है। और नंबर 4 प्रेजेंट
पार्टिसिपल, जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहा जाता है। ये 4 रूप होते हैं प्रत्येक वर्ब के, जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी कहा जाता है। ग्रामर की भाषा में इनको प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये नाम दिए जाते हैं। जैसे अभी आपकी वर्ब थी प्ले, सेकंड फॉर्म इसकी होगी प्लेड, पी छोटा लिखे हम, इसकी पास्ट पार्टिसिपल भी प्लेड होती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी प्लेइंग। इस तरह से प्रत्येक क्रिया के ये 4 रूप होते हैं फाइनिट वर्ब के। हर फाइनिट वर्ब के ये 4 रूप होते हैं। और अब आप लोगों से मैं एक बात कहूँगा कि यदि हमें आगे पढ़ना है, इसको जारी रखना है, अंग्रेजी सीखना है, तो फिर हमें ये एक लिस्ट बनानी है, वो आप सब लोगों को बनानी है। जितनी क्रियाएं आप जानते हैं, चाहे अल्फ़ाबेटिक ले लें, चाहे आप जैसे आपके दिनचर्या में काम में आते उस तरह से ले लें। आप एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें आप क्रियाएं लिखेंगे। रोज़ाना कम से कम आप 5 क्रिया लिखें। इस तरह से यदि आप अपनी क्रिया का कुछ भंडार बना लेंगे, अपने पास कुछ आपको क्रियाएं याद होंगी, तो अंग्रेजी पढ़ने में आपको बहुत हेल्प होगी। आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।